अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बात नहीं करती। हमने इनको पहले भी ऑफर की थी, अब दोबारा भी ऑफर की जा रही है। अगर ये कोई संजीदा बातचीत करते हैं तो मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि हुकूमत यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात उभर कर सामने आए हैं। आजाद कश्मीर के इलेक्शंस की वजह से काफी ज्यादा टेंशन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात को अनाउंसमेंट कर दी कि 27 सितंबर को हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब एक तरफ उन्होंने ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग काफी ज्यादा इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। हलीमा खान साहिबा ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि इतना लंबा टाइम क्यों दिया गया है, 27 सितंबर तक क्यों इंतजार करवाया जाएगा इमरान खान साहब को जेल में। यह बाकायदा तौर पे आज हलीमा खान साहिबा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा। जो इस वक्त तनकीद हो रही है सोहेल अफरीदी साहब पे और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत पे कि आप इस माहौल के अंदर जहां पे मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस माहौल के अंदर अगर आप हुकूमत को मजीद 2 महीने देंगे तो ये जो सारा इस वक्त माहौल बना हुआ ये ठंडा हो जाएगा और आपके एहतजाज का कोई फायदा नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, ऑल्दो कि आप वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम यही चलेगा, वो ये भी कहते हैं कि ये कोलैप्स कर चुका है लेकिन चलेगा यही। अब इस सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, माजी में भी इस हवाले से काफी काम होता रहा। हमने देखा कि जो मुकामी सतह पे जमहूरियत है वो एक आमरीत के दौर में हमने अपनी जिंदगियों में देखी, वो जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद भी काफी काम उस पर होता रहा। आज के प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, वहां पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान का वहां पे क्या किरदार है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर राना मुबशर साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दानियाल अजीज साहब, सर आपका भी शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं जरा दानियाल अजीज साहब जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये जो सारा मामला है सिस्टम के कोलैप्स करने का, इस वक्त आपको लगता है कि जो ये कहा गया कि सिस्टम ये कोलैप्स कर चुका है, तो वाकई ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? और अगर अब इसको हमने सैल्वेज करना है या रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो किस लेवल के ऊपर हमें करना पड़ेगा? एग्जैक्टली ये वजाहत तलब बात है जो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर तो वो कह रहे हैं कि जो सेम पेज से शुरू हुआ था और अब हाइब्रिड बन गया इनकी अपनी ज़ुबान में जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं, तो अगर वो कोलैप्स कर गया तो वो तो फिर जब आइन के मुहावरा आप सिस्टम चलाएंगे तो फिर उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टी तो फिर आ जाती है। या फिर अगर वो कह रहे हैं कि जी वज़ीरों की एवेल्यूएशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन थर्ड पार्टी से, तो जब ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब थे और इलेक्शन हो रहा था, जब इनके पास दरख्वास्तें आती थी तो ये उस वक्त कहते मतलब सुने गए थे कि ये एक SHO की मार है सारे। तो जब SHO के मारे हुए आप बेचारी जमातों से इलेक्शन करवा के वज़ीर बनाएंगे तो फिर आप उनसे परफॉर्मेंस क्या मांग रहे हैं? फिर परफॉर्मेंस वही होनी है जिस SHO से आपने जो कुछ करवाया है उसके मुताबिकत पे होनी है, वो अलहदा तो नहीं हो सकती। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पहले आप जमहूरियत का गला घोंट दें और फिर आप कहें कि जी जमहूरी नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ रहे जो जमहूरियत के ज़रिए हासिल होने थे। तो ये मतलब अजीब सी बात है। बहरहाल जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक बहुत बुनियादी मसला है वो गवर्नमेंट की डेवोल्यूशन है, यानी अवाम के करीब इतने बड़े मुल्क को लाने का। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे अंदाजे हुए थे। जो डिविजनल टीयर है, जो आजकल बात हो रही है कि इसको प्रोविंस का या एडमिनिस्ट्रेटिव, अब अल्लाह जाने इसका क्या मतलब है कि जी इंतज़ामी बुनियादों पे आप सूबे बना दें। इसका मतलब क्या है इंतज़ामी बुनियादों पे? बेसिकली आप कमिश्नरेट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि जी जहाँ पर पहले कमिश्नर होता था डिवीज़न में, उसको ज़्यादा एम्पावर करके आप कहेंगे जी अब इंतज़ामी बुनियादें होंगी। तो ये तो कोई चेंज नहीं है, बल्कि आप हुकूमत को और दूर ले जाएंगे आवाम से। तो अगर आपने आवाम के पास लेके जानी है तो वो तो यूनियन काउंसिल में, तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब बनाई थी तो फिर आप देखें कि उसमें ये कैसा खेल है हमारी इंतज़ामिया का कि PTI जैसे जमात को, जो कि बज़ाहिर तो डेवोल्यूशन के हक़ में थी, उनको जो है ऐसी हुकूमत, मुकामी हुकूमत बना के दे दी प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट में जो अरबाब साहब थे।
कि उसमें ज़िला ही मिटा दिया बीच में से और उनको तहसील तक महदूद रखा, जबकि तमाम दफातर, तमाम इख्तियारात, तमाम फंड्स, जो भी कुछ आइन के आर्टिकल 147 140A में लिखा हुआ है वो तो सारा कुछ ज़िले में है। लेकिन वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई, तो हमने केस लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बन जाती तो फिर जो केस था एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी को रिवाइव करने का, जो कि सारे DMG PAS अफसरों की जो ख्वाब है कि जी हमारी सल्तनत जो है वापस आ जाएगी, तो उसके लिए फिर अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ही नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही नहीं होगी, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन कहाँ से बनेगी? उसमें तो काउंसलर ने आना था, तो उन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट ही मिटा दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो PTI ने ये बुनियाद रखी, फिर पंजाब में भी वही कानून पास करवा दिया, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सका। और फिर मैं समझता हूँ कि जुडिशरी ने बहुत ही बुरा रोल प्ले किया। एक ये डैम बाबा आया था, वो पता नहीं अपना रहमते कि क्या है, बेरहमता, तो उसने जो है ना, जो लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा डिसीजन था, उसको रिवर्स करके, उसको सेटिसाइड करके और सूबों को खुली छूट दे दी कि आप आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन के बजाय, जब ये नर्सों शर्सों को डांट रहे थे और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे माशाल्लाह अपने सुओ मोटो पावर्स के तहत, और ये डैम बाबा बन गए थे, उस वक्त इन्होंने बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, जो कि बड़ा क्लियर है, और मैं थोड़ा सा अगर आप मौका दें मैं बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 140A में लिखा है, ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व, ये इकट्ठा पढ़ना है आपने, नॉट एंड सेंट्रलाइज, नॉट एंड एरेडिकेट। तो जब एंड डिवॉल्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब से आर्टिकल 140A आया है, उसके बाद जो भी कानून बना है वो आप बनाएंगे मुकामी हुकूमतों के लिए, आपको इजाजत है, लेकिन किस लिए होगा? एंड डिवॉल्व को और इख्तियारात देने के लिए, यानी आप 2001 से आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। तो इसी की उन्होंने जो धज्जियां उड़ा दी। और फिर जो ये बाकी साहिबान आए हैं, जिसमें ये गुलजार साहब थे, उन्होंने आखिरी दिन में फैसला कर दिया कि जी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया था, फिर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और लोकल गवर्नमेंट्स को रिन्यूड करने के लिए इन्होंने गवर्नेंस बाय अथॉरिटी बना दिया। तो इस तरह की तकरीबन 25 अथॉरिटियाँ बना दी। तो वो उन्होंने फैसला दे दिया कि जनाब जितने भी हैं ये अथॉरिटीज़ ये लोकल गवर्नमेंट के ताबे होंगे मुतलका। और जो बंदयाल साहब थे, उन्होंने पीसमील फैसला कर दिया कि जनाब ठीक है, आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते। अब जो चीज़ रह गई है, जो पिंक एलिफेंट इन द रूम है, वो एंड इवॉल्व है, उसके ऊपर फैसला देने के लिए जुडिशरी तैयार नहीं। आखिरकार ये सब एक ही ब्रिटिश इंतज़ामिया की पैदावार है, तो ये फिर एक दूसरे की जो है वहाँ से केटरिंग भी करते हैं। तो वो जो एंड डिवॉल्व वाली बात है, उसके ऊपर अगर सुबह सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे कि जी एंड डिवॉल्व का मतलब क्या है, तो फिर ये सारा कुछ 2001 पे चले जाएगा कम से कम, जिसमें लिखा हुआ है, बाकी लिखा हुआ है इसमें, ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट द डिप्टी कमिश्नर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एग्जैक्टली तो उससे ऑटोमेटिकली लोकल सतह तक जो है वो इख्तियार भी मुंतकिल होगा, लोकल नुमाइंदे भी आएंगे। मैं जरा शफी जान साहब को भी राना साहब शामिल कर लूं, इसलिए कि उनकी पार्टी ने कल लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। शफी जान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। काफी ज्यादा आप लोगों पे तनकीद हो रही है कि कैसे वक्त में जब हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, हुकूमत का एक वजीर ये कह रहा है कि निजाम कोलैप्स कर गया है, हुकूमत के इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वाले कश्मीर की वजह से वो काफी ज्यादा इनसे नाराज हैं, कश्मीर का प्रेशर भी हुकूमत पे। आपने उस मौके के ऊपर जो एहतजाज की कॉल दी है उसमें 2 महीने का टाइम दे दिया है ताकि ये हुकूमत सारे मामला दुरुस्त कर ले और उनके ऊपर प्रेशर ना आए। ये जो तनकीद आपके ऊपर हो रही है, आज अलीमा खान साहब ने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि ये इमरान खान को मजीद इंतजार करवाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जो तनकीद हो रही है ये क्यों हो रही है, और उसके साथ साथ ये जो आपने डेट दी है उसके पीछे क्या मंतक है? सबसे पहले अतर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कल जलसे की बात थी और 27 सितंबर की बात आप कर रहे हैं, कल पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे 4 गुना लोग ग्राउंड से बाहर थे। इमरान खान साहब के बगैर, इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं, उनके बगैर पेशावर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था। और ये इस बात का अक्स था कि लोग अभी भी अफरीदी साहब पे एतमाद कर रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला हैं। अब जहां तक उस जलसे में 27 तारीख लॉन्ग मार्च की बात आपने की, तो 27 तारीख तकरीबन कोई 50 दिन रहते हैं। हम अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 दिन इस तारीख पे मशावरत होती रही, पार्टी की लीडरशिप के साथ मशावरत होती रही, अलायंस के साथ मशावरत होती रही। तमाम लोगों ने
इस डेट के साथ जब एग्री हो गए तो तब ये डेट अनाउंस की गई है। इस बार हमारा जो फोकस जो है वो नौजवानों पे है। नौजवान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, इमरान खान नौजवानों के लीडर है, नौजवान इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर इस मार्च में हिस्सा लेंगे। आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। हम ये एक दिन की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, हम अपने लॉजिस्टिक अपने साथ लेके आएंगे और ये जो मिलियन मार्च, लॉन्ग मार्च आप इसको कह सकते हैं, इसको आफरीदी साहब की क़यादत में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम हासिल करके रहेंगे। अब 50 दिनों की जहां तक बात है, जहां तक 27 सितंबर की बात है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा साहब कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले भी 4 अक्टूबर को हम आए, हम 26 नवंबर को आए, लेकिन हमने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए रखे थे वो हासिल नहीं कर सके। लेकिन इस बार आर होगा या पार होगा, हम तमाम तर तैयारी करके आना चाहते हैं। तमाम मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ राब्ता कर रहे हैं, किया जाएगा। अफरीदी साहब आपको कुछ दिनों में मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सों में मोबिलाइजेशन में नजर आएंगे। तमाम तरह चीजों को 27 सितंबर को हम पीक पे लेके जाएंगे और 27 को इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। जो वो कंटेनर की बात हो रही थी, आजादी या मौत वाली, उसकी ड्राइविंग सीट पे अफरीदी साहब बैठेंगे 27 सितंबर को। अच्छा, इसमें शफी आपका प्रोग्राम क्या होगा कि आप लोग डायरेक्ट डी चौक आएंगे या फिर किसी और जगह पे आके पड़ाव डालेंगे और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आएगा या मुल्क भर से काफिले आएंगे? देखिए, मुल्क भर से काफिले आएंगे। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, चारों सूबों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जो है वो सुहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे। हमारी जो अलायंस है, जो मजहबी जमातों से हम इस वक्त मशावरत कर रहे हैं, यहाँ पे मकामी जमातों से हम मशावरत कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ हम मशावरत कर रहे हैं। इन तमाम तर लोगों को हम इन ऑर्डर करके सबको एक साथ एज अलायंस हम आगे बढ़ेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। कुछ कार्ड्स हमारे सीने के साथ लगे हुए हैं, हमने इस्लामाबाद आना है और वो कार्ड्स आते हुए हम शो करेंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये जो सारा माहौल बना हुआ है, एक वजीर कहते हैं कि जी निज़ाम कोलैप्स कर गया है, एक वजीर कहता है जी ये हाइब्रिड निज़ाम है। कल राना साहब कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब, के नहीं हाइब्रिड निज़ाम नहीं, जमहूरी निज़ाम है। कन्फ्यूजन है निज़ाम के अंदर भी। और ये जो सूबों वाली बात है, क्या ये अशराफिया की नीड है या अवाम की नीड है? इसलिए कि एक तरफ से पुश बैक आ रहा है सूबों के ऊपर, दोनों जमातों की जानिब से, हुक्मरान जमातों की जानिब से। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है, उनसे तो शुरू से जो मौजूदा हुकूमत है उससे कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। दोनों एक दूसरे के साथ एक वर्किंग रिलेशन रखा हुआ है उन्होंने, बट देन अगेन रियलिटी चेक है कि उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो तो उसको तो बिल्कुल आप इसको ये समझें कि दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा जनाब के मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि जनाब मेरी और वजीर आजम की लड़ाई हो जाए। ठीक है, दिस वाज हिज स्टेटमेंट। सो लेकिन ठीक है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देन अगेन द ग्रुप्स आर देयर। ठीक है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर और कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जिनको मोहसिन नकवी जो है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको, समझते हैं कि उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। सो ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन द डिफरेंसेस आर देयर। ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंसेस एक कभी पहले आप जिक्र कर रहे थे, डिफरेंसेस जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी हमने देखे। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अल्टीमेट स्टेटमेंट दी कि जनाब अब देखें टाइम कैसे गुजरेगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। वो सारी बातें ठीक हैं, बट देन अगेन 6 माह का अरसा अगर कहा जाए कि 6 माह का अरसा है इन दो बड़ी पार्टीज के पास, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास, कि ये डिलीवर कर गए तो ठीक है। डिलीवर करने से मुराद मेरी ये है कि देरा कुछ ऐसे फैसले हैं जो बड़े फैसले हैं, अगर ये कर गए तो ठीक है, दे विल सर्वाइव फॉर अनदर लाइक 5 years। लेकिन अगर ना बड़े फैसले कर सके तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। सर, बड़े फैसलों से मुराद सूबे? बड़े फैसलों से मुराद सूबे भी है। ठीक है, एक सूबों वाला भी इशू है, एक इंटरनेशनल इशू भी है। ठीक है, इंटरनेशनल इशू से मेरी मुराद ये है कि अगर आपको किसी स्टेज पे जाके अगर सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज कर लेता है इजराइल को, अब्राहम एकॉर्ड जो है साइन कर लेता है, तो देन यू विल आल्सो हैव टू गो फॉर इट। क्योंकि आपने भी तो पहले स्टैंस लिया हुआ था ना कि जब तक सऊदी अरेबिया नहीं साइन करेगा या सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट नहीं करेगा इजराइल को, उस वक्त तक हम नहीं करेंगे। सपोजिटली कल वो कर लेता है, ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड साइन कर देता है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप स्टैंस लेंगे? आपको कड़वा घूट भरना पड़ेगा, फिर रिटेलिएशन होगी। रिटेलिएशन किस हद तक होगी, उसको कहां तक मैनेज कर सकेंगे आप, कहां तक नहीं कर सकेंगे, बट देन अगेन फैसला तो करना पड़ेगा आपको। सूबे, यस, सूबों का भी एक बड़ा मसला है।
सूबों का मसला ये है कि जितनी बड़ी जमातें हैं अगर वो बैठ के डिसाइड करें, ये कहा जाए कि दे सिट अक्रॉस द टेबल और बैठ के डिसाइड कर लें कि जनाब डिवीजन्स के हिसाब से चलना है या जो जुबानें हैं उसके हिसाब से चलना है, चाहे पंजाब हो चाहे जनाब अगर आपने बलोचिस्तान को तीन हिस्सों में डिवाइड करें, 3 सूबे बनाने हैं, जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे रखते हैं सामने, लेकिन कंसेंसस कौन करेगा? सूट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को जो इस वक्त बैठी हुई है, उनको सूट करने के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कहें कि सिंध में जनाब सूबे बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो तो बड़ी क्लियरली बता चुके हैं। उसके साथ साथ आप कहें जनाब बलोचिस्तान में 3 बनने, यस बन सकते हैं, पंजाब में बन सकते हैं, आपने रेजोल्यूशन भी पास की हुई है। देन अगेन केपी में बनेंगे, कैसे बनेंगे? सो ये सारी चीजें बैठ के डिसाइड करना और कंसेंसस पे किसी पहुंचना एक बड़ा मुश्किल काम है, इट्स ए टीडियस जॉब। लेकिन आई पर्सनली थिंक दे हैव गॉट 6 months टाइम। अगर ये सारी चीजें डिसाइड कर लें तो नथिंग लाइक इट। अगर नहीं करते तो फिर जैसे मैंने कहा इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। और उसी के अंदर मिक्स आ जाए, अगर ये हो जाए, पीटीआई का एहतजाज भी शुरू हो जाए, फैसले भी बड़े ना हो रहे हो वो। अतर साहब देखें, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए इतना टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है? ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी करें, शफी जान साहब जैसे कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें 2 महीने का टाइम चाहिए। इतना टाइम नहीं चाहिए होता, ठीक है? इतना टाइम अगर आप दूसरी पार्टी को दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नो, आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी आप जो भी आप स्टेप ले लें, जितना बड़ा स्टेप ले लें, तो फिर आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं। उनको तो टाइम चाहिए, जो हुकूमत में बैठे हैं, पीपल हु आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उनको तो टाइम चाहिए, ठीक है? वो टाइम ले रहे हैं, उनको तो टाइम आप खुद दे रहे हैं, प्लेट में रख के दे रहे हैं, और फिर आप कहें जी ये अल्टीमेट होगा, तो अल्टीमेट तो हमने पहले भी बड़ी दफा सुन चुके हैं। हम कहीं यहाँ पे एहतजाज हुए, कई मरतबा यहाँ पे आए, अच्छे हुए बुरे हुए, मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए नहीं हुए, 3 साल से ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हुए। आज इमरान खान की बहन उठ के कह रही है कि इतना बड़ा टाइम क्यों दे रहे हैं, इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं, तो उनको फिर राइट ऑफ किया जा रहा है। चलें, मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा दानियाल अजीज साहब, आपने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन जो ब्यूरो था उसमें भी काफी ज्यादा काम किया, और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने देखा कि डेवोल्यूशन हुई, नाजिम का सिस्टम आया और लोगों ने मुकामी सतह पे उसको काफी पसंद भी किया। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या सूबे ही मसाइल का हल हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिनको कहा जा रहा है, या फिर डेवोल्यूशन उनके बगैर भी हो सकती है और जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वैसे भी अचीव किया जा सकता है अगर मजबूत मुकामी हुकूमतें हो जाएं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए असल डेवोल्यूशन है, एक कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है इस वक्त गवर्नेंस का, वो है सब्सिडियरिटी। अब ये सब्सिडी नहीं है, ये सब्सिडियरिटी है। सब्सिडियरिटी का मतलब ये पूरी दुनिया में रेनाउंड है प्रिंसिपल गवर्नेंस का, कि जो काम जिस सतह पे हो सकता है उसकी ज़रूरत नहीं है कि उससे ऊपर की सतह पर हो। तो इसके तहत अगर आप जाएं तो फिर 90% जो मसाइल हैं 90% लोगों के, वो ज़िले की सतह पर हल हो सकते हैं, तहसील की सतह पर हल हो सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं उससे ऊपर जाने का। और ये अगर सोचा जा रहा है कि ये सूबे जो हैं इतने बना दिए जाएं कि वो मुकामी हुकूमतों का नेमल बदल हो, तो ये कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे जजीरे हैं, वहाँ पर भी म्यूनिसिपल गवर्नेंस है, वहाँ पर भी प्रोविंशियल गवर्नेंस है या काउंटीज़ हैं। तो इसमें ये फजूल सोच है कि आप समझते हैं कि अगर सूबे आप छोटे कर दें तो आपको मुकामी हुकूमतों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो ये सब ये वक्ती और फर्जी है। ये कर लें अपना तजर्बा, 1-2 साल के बाद पता चल जाएगा कि जी ये नहीं, कोई इसमें खातर खा बेहतरी हुई, फिर ये वापस जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पे। आखिरकार जो पूरा बरतानवी राज है उसमें डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड एक्शन एक वजह से था, वहीं पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्यूमुलेटेड है। अगर आप सूबे बनाएंगे तो आपके अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। आप 32 हाई कोर्ट्स बनाएंगे, 32 गवर्नर हाउसेस बनाएंगे, 32 आप नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज बनाएंगे, 32 आप हाई कोर्ट्स बनाएंगे, 32 आप जो हैं SNGAD, SMBR, ये सारे महकमे आप बनाएंगे, उसमें उन ग्रेड के अफसर पोस्ट करेंगे वगैरह। ये बहुत बेसिकली आप तो इंतज़ामिया बढ़ा रहे हैं, आप आवाम के मसाइल तो नहीं बेहतर कर रहे। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करनी है तो फिर तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स तो सिर्फ कभी 12 होते थे, आजकल 36 हैं। पंजाब में मैं मिसाल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद तो गवर्नेंस तो बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो अभी आपने गुजरात में डिवीजन बनते हुए देखा, तो गुजरात में क्या दूध और शहद की नहरें बच गई हैं? नहीं, इसमें वर्टिकल डेवोल्यूशन की ज़रूरत है, जो आवाम के साथ बॉडीज़ इलेक्टेड हों उसके करीब में। जो डिविजनल टीयर है इसके साथ तो कोरस्पॉन्डिंग को इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है, इसीलिए तो इसको डिसॉल्व किया था
कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं या सूबे में जाएं जहां पर आपको जवाबदेह ठहराया जाए। अब ये चाहते हैं कि सारे एक्सपेंडिचर, सारा काम ये हमारे नाम में करें, यानी अवाम के नाम में, और पूछने वाला कोई ना हो। वो जो आप ये बता रहे थे राना साहब, वो जो हाइब्रिड है या पता नहीं सेम पेज है, ये क्या है, आजकल ये नए गवर्नेंस के टर्मिनोलॉजी बने हुए हैं जो कहीं दुनिया में नहीं है। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये, तो फिर अगर उन्होंने चलाया तो वो तो वैसे भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो ठीक है, आप फैसला कर लें, इसमें अवाम का कोई सरोकार नहीं है या उनके लिए कोई बेहतरी नहीं है। ठीक। अच्छा शफी जान साहब, आज एक दफा फिर हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से आपको मुज़ाकरात की ऑफर की गई है। आमिर डोगर साहब की मुलाकात भी हुई है, याद सादिक साहब से, गालबन वहां पे हुकूमत के कोई वजीर भी मौजूद थे। तो क्या हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात की आपको कोई ऑफर की गई है और आप लोग बातचीत करेंगे? देखिए अतर साहब, पहली बात यह है कि जब भी हम तहरीक का ऐलान करते हैं या जब भी हमारी जो तहरीक के हवाले से चीजें मोमेंटम पकड़ती है तो गवर्नमेंट जो है उनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। देखिए हम उस तरफ नहीं देख रहे। हाँ बिल्कुल एक मुलाकात हुई है, ये वही कौमी असम्बली के स्पीकर है, ये वही कौमी असम्बली का ऑफिस है जहां पे एक अचक जई साहब का 5 महीने नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। जब इतनी बेबसी है, बेइख्तियारी है, तो उस ऑफिस पे बैठ के क्या हासिल किया जा सकता है, मेरी समझ से तो बाहर है। हाँ एक मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन उस मुलाकात के हवाले से मैं सिर्फ इतना कह दूं कि हम उस तरफ नहीं देख रहे। हमारा तमाम तर फोकस 27 सितंबर पे है, हमारा तमाम तर फोकस इस्लामाबाद कॉल पे है, हमारी तमाम तर तैयारियां उसके हवाले से है। हमने मोबिलाइजेशन कर दी है, अलायंस को आगे बढ़ाना है, हमने तमाम मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ मशावरत करनी है, अलायंस से मशावरत करनी है, और हमने लाखों लोगों को लीड करते हुए जिसमें नौजवान हमारा फोकस होंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट इस वक्त अगर इस के हथकंडों से हमारा फोकस हटाना चाहते हैं तो ये उनकी अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं और हमारा भी टाइम जाया कर रहे हैं। गौर साहब चीजों को आगे लेके बड़े मुज़ाकरात के हवाले से डेडलॉक का शिकार हुए क्योंकि इनकी बेइख्तियारी है। जब भी हम इमरान खान साहब की बात इनसे करते हैं हमने इनको बेइख्तियार पाया है। और नून लीग का वैसे भी ये वतीरा है कि जब ये मुश्किल में फंसते हैं तो ये पांव पड़ते हैं और जब उससे निकल जाते हैं तो ये गिरबान को हाथ डालते हैं। आपको याद होगा जब 24 नवंबर की बात करूं तो उस टाइम भी बैरिस्टर गौर को और बैरिस्टर सैफ को हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले गए थे और मुलाकात करवाई गई थी। तो इस किस्म के हथकंडों से हमारा फोकस नहीं हट सकता। आफरीदी साहब बिल्कुल इस वक्त 27 तारीख पे एम्फसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हम इस बार आर या पार के मूड में हैं और हम लॉजिस्टिक के सामान के साथ आएंगे। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हमारी तमाम तरफ तवानाइयां 27 सितंबर पे सर्व करने को हम देख रहे हैं। ठीक। राना साहब, ये पीपल्स पार्टी वाले भी काफी नाराज हैं हुकूमत से। वो आपको इतना संजीदा नौयत का इख्तलाफ लगता है कि वफाक में कोई असर पड़े उससे, यानी वो अलहदा हो जाए, साइड पे हो जाए? इसलिए कि बैरिस्टर गौर साहब उस दिन फरमा रहे थे कि हम वजीर आजम से कह सकते हैं कि भाई एतमाद का वोट लो। तो पीपल्स पार्टी वाले उस हद तक जाएंगे या आपको नहीं लगता कि उस हद तक नहीं जाएंगे कश्मीर की वजह से? पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न है कश्मीर की हद तक अगर देखा जाए तो उनके कंसर्न जेन्युइन है। ठीक है, उन्होंने बार बार रेज भी किए उसको, लेकिन ठीक है उनको नहीं वहां पे पजीराई मिली, उनका नहीं ख्याल रखा गया। जो भी हो गया ठीक है। अब तीसरा फेज रह गया, वो उसमें सारी चीजें तो सामने आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो तीसरे फेज में क्या ऐसा कोई मेरिकल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन देन अगेन उनके इख्तलाफात हैं और सीरियस है। ठीक है, नाउ सच्ची बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी पुल आउट करती है, ठीक है, तो एक इशू तो बनेगा मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत के लिए एक इशू तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन देन अगेन उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। क्या पीपल्स पार्टी उस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उस कॉस्ट को पे कर सकेंगे वो। अच्छा, जिस तरह सुबह के हवाले से पहले पुशबैक आई थी, राना साहब ने बयान दिया, एक दो लोगों ने बयान दिया, लेकिन बाद में नून लीग ने थोड़ा सा उसके ऊपर अपना स्टांस लगता है नरम किया है, रियलाइज किया है कि भाई ये चीजें उस तरफ जा रही हैं कि जहां पे गड़बड़ हो सकती है। मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन इस वक्त जो लोग बैठे हुए मरकज के अंदर, यानी कि मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूंगा, उनके अंदर एक रियलाइजेशन है कि अगर सूबों की तरफ जा भी रहा है मसला, अगर सूबे नए बनाना भी चाहते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। जहां तक जो मेरी इंटेल है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नए सूबे बन भी जाते हैं तो हमें ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और वहां पे अपने आप को जनाब असर्ट करना चाहिए। और नए सूबे बनते हैं तो हम अपने आप को वहां पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये उनका ख्याल है, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर ख्याल नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो लेकिन बाकी तरफ से अगर देखा जाए, बाकी तरफ मतलब अंदर भी तो ग्रुप्स है ना, जैसे पीटीआई के अंदर ग्रुप्स है, इसे नून के अंदर भी ग्रुप्स है, लेकिन दूसरा ग्रुप समझता है जनाब कि नहीं,
अगर सूबे बनेंगे तो हम अपनी ग्रिप लूज कर देंगे, ठीक है। सो वो लूज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ मियां शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि हमें पूरी गेम के अंदर रहना चाहिए और इसका हिस्सा पढ़ना चाहिए, और अगर नए सूबे बनते हैं तो उनमें भी हुकूमतें हमें अपनी बनानी चाहिए। सो उनके लिहाज से, शहबाज शरीफ साहब के लिहाज से एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन अंदर उनके इख्तलाफात जरूर है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा दानियाल अजीज साहब, आप भी अरसा दराज से हुकूमतें बनते, हुकूमतों को गिरते देख रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जिस किस्म का माहौल बना है नकवी साहब के बयान के बाद, ऑल दो कि उन्होंने बाद में उसको खुद ही कहा कि निज़ाम यही चलेगा, आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो थोड़े से एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कच्चे पैरों पे इस वक्त, और उसको नुकसान हो सकता है हुकूमत को? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ इश्यूज जो है ये कोइंसिडेंटल हैं। ये जो बात है 27 सितंबर वाली जो हो रही है पीटीआई के हवाले से, इसमें बड़ा क्लियर है। देखें, अगस्त की 31 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी पे है, 1 सितंबर को उनका रिसेस ख़त्म होना है और उन्हें दोबारा से केसेस हियर करने हैं। तो ज़ाहिरी बात है उसमें तारीख लगेगी हफ्ते या 2 हफ्ते की, तो 14-15 तारीख हो जाएगी। तो एक हियरिंग तो ये निकाल लेंगे, उसके बाद वो 27 तारीख आ जाएगी और ये मोबिलाइजेशन होगी। तो ये सारे का सारा वेरी क्लियरली टाइम्ड है अलकादर ट्रस्ट केस की बेल हियरिंग के लिए, जो कि पीटीआई के वकला जो हैं ये डिले करते रहे हैं, एडजर्नमेंट्स लेते रहे हैं। फाइनली अदालत ने नाराज़ होकर उनको कह दिया कि अगर अब आप एडजर्नमेंट मानेंगे तो हम नहीं देंगे। आखिरकार वो समर ब्रेक आ गई। तो ये एक अलहदा चीज़ चल रही है सारी। जो नकवी साहब ने कहा और जो ये हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात की, वो मेरे ख्याल में जो ये 28वीं तरमीम है उसकी जो डिलेज़ हो रही हैं, जो डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत ये जो झटका वटका देगा। तो ये मैं कहने की ये बता रहा हूँ आपको बात कि ये चीज़ें अनकनेक्टेड है, हो इकट्ठी रही हैं टाइमिंग शेड्यूल के ऊपर। तो इनको जमा करना बड़ा आसान है अगर कोई नादान हो, लेकिन इसकी अपनी अपनी वजूहात की बुनियाद अगर पता हो तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें अलग-अलग है। ठीक, पर आपको हुकूमत कोई खतरे में नहीं लगती? जो बिलावल साहब कह रहे हैं इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उस तरह की बातें? हुकूमत मुकम्मल खतरे में है, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। और ये फेल्ड हुकूमत किसी वक्त भी मिसहैप का, देखें आप, पता है बांग्लादेश में क्या हुआ, आपको पता है ये नेपाल में क्या हुआ, आपको पता है श्रीलंका में क्या हुआ, आज इंडिया में क्या हो रहा है, इधर पाकिस्तान में उसके मुख्तलिफ मसाले आपके सामने। PTM एक है, फिर ये महारंग बलोच है, फिर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। यानी ये बुलबुलें हर जगह फट रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा कि फाइनली इधर भी फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये अभी इनको सोचने के लिए काम है कि जब तक आप इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे तो ये कुछ भी नहीं हो सकेगा, ये सस्टेनेबल ही नहीं है। आप जितना मर्जी ताहियात खेल लें। ठीक है शफी जान साहब, वैसे आपकी जमात का अभी भी वही मौकिफ है जो खान साहब का सूबों के ऊपर था? खान साहब तो कहते थे कि नए सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। आपसे वैसे कोई राब्ता हुआ किसी लेवल के ऊपर हुकूमत की जानिब से? साहब, जहां तक नए सूबों की बात है, तो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी उस पर रिएक्ट किया है और इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त चुप का रोजा रखा हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक मुस्बत सोच पाई जाती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी नई सूबों की बनाने की बात करते थे। उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं। वो हर डिवीजन को नया सूबा बनाना चाहते थे ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नेंस वहां पे अच्छी हो। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से पीपल्स पार्टी रिएक्ट कर रही है। वो सिंध की तकसीम तो नहीं चाहते, लेकिन वो जनूबी पंजाब का सूबा बनाना चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सूबा हजारा बनाना चाहते हैं। अगर सूबे बनने हैं तो फिर तमाम सूबों को डिवाइड करके सूबे बनाने चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कुछ सूबों को तो डिवाइड करके मजीद सूबे बना रहे हैं, लेकिन सिंध को आप छोड़ रहे हैं। फिर सिंध की कराची की फेडरल टेरिटरी की बात हो रही है। अगर देखिए, पीपल्स पार्टी को ये पता है कि वो सिंध की हद महदूद है, सिंध में भी वो इंटीरियर सिंध तक महदूद है। अगर सूबों की डिवीजन होगी तो इनकी हुकूमतें भी इनके हाथ से जाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जहां तक मैं बात करूं तो तहरीक इंसाफ के अंदर नए सूबों के हवाले से एक मजबूत सोच पाई जाती है। इस पे बात हो सकती है। इमरान खान साहब का जो विजन था नए सूबों के बारे में, तहरीक इंसाफ उस विजन के साथ खड़ी है। ठीक। अच्छा राना साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि आज वज़ीर आज़म साहब और CDF साहब सऊदी अरब मौजूद हैं जी, और ऑब्वियसली अब नाए हरमज़ का मामला हो जाए, ईरान अमेरिका के मामला हो जाए, वो भी चल रहे हैं। प्लस पाकिस्तान का एक मुआहिदा भी है सऊदी अरब के साथ, और यमन के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी हमारे सामने है। तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं ये जो ये ट्रिप है,
ये बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से है या फिर जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी और ईरान और अमेरिका वाला मामला भी डिस्कस होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। की बात यह है कि पूरे रीजन जो है इस वक्त जो है ना वो एक नया ऑप्शन ढूंढ रहा है, पूरा रीजन, ठीक है। अच्छा, उस रीजन के अंदर ईरान भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान तो है ही है, सऊदी अरेबिया भी है। सो इसके अलावा भी और मुल्क भी जो है ज्वाइन करेंगे, चिप इन कर देंगे बीच में। अब ये चाहते ही हैं कि किसी न किसी तरीके से एक ब्लॉक बन जाए, ऐसा ब्लॉक बन जाए जो एक दूसरे की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर सकें, ठीक है। अब ये बनता है, मैच्योर होता है, नहीं होता है, दैट इज येट टू बी सीन। लेकिन उसके अलावा अभी जो दौरे की बात अगर आप करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जब अगले 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर अंदर एक कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ सकती है, और वो अनाउंसमेंट ये हो सकती है कि जनाब ईरान जो है और अमेरिका के जनाब ताल्लुकात ठीक हो गए, जनाब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे बातचीत हो गई है, ओमान का जो ऑप्शन बीच में रखा गया था उस पर डिसाइड हो गया है, और जनाब ईरान जो है ओमान के साथ मिल के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जनाब खोल सकता है। अल्टरनेट रूट उसने दिया है, ठीक है, वो अल्टरनेट रूट पे भी हो सकती है, ऑप्शन होगी, वो एक वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वो एक सामने जरूर आ सकता है इन अनदर लाइक 48 आवर्स टू 72 आवर्स। अब वो उसमें MOU पे वापस जाया जाएगा। जब MOU पे वापस जाया जाएगा तो फिर एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान जो है जो इस वक्त एक्टिव है, और ये इस वक्त का दौरा जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ इसलिए है, एक तो आपको सबको पता है जनाब हमारा एक पैक्ट है, सिक्योरिटी पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम एक दो मरतबा फिर एक्टिव हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया इज एक्टिव वंस अगेन, ठीक है, और अमेरिका और ईरान दोनों ये चाहते हैं कि इस बार कोई ना कोई हतमी फैसला हो जाए, और ये जो इस वक्त कश्मकश चली हुई है पिछले 6-7 महीने से, जो यहाँ पे वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, वो खत्म हो जाए। अब वो कैसे खत्म होता है, और इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि चाइना इज ऑल्सो पुशिंग देम। चाइना जो है पुश कर रहा है इनको कि सॉर्ट इट आउट, ठीक है, ASAP इसको सॉर्ट आउट करें इस इशू को, क्योंकि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। सो इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको सॉर्ट आउट करें। चाइना आपको पता है फ्रंट फुट पे आगे तो कभी खेलता नहीं है, लेकिन पीछे से जो प्रेशर है चाइना का भी बहुत ज्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस रीजन से बाहर निकल के मैं बात करना चाहूंगा, रीजन के अंदर ही रह के बात करना चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक मेरी इसको एनालिसिस कह लें, एनालिसिस मेरा ये है कि नवंबर दिसंबर तक यूक्रेन की वॉर जो है रशिया के साथ वो भी खत्म हो जाएगी। और वो कैसे खत्म होगी, वो एक वो सारी चीजें तो इस वक्त स्पिल आउट नहीं की जा सकती क्योंकि वक्त कम है, लेकिन मेरे ख्याल में नवंबर सितंबर तक यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी। ठीक, और ऑब्वियसली फिर उसका इम्पैक्ट होगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, रीजन यूरोप के ऊपर, और यूरोप का जो किरदार है उसमें भी। अच्छा दानियाल अजीज साहब, मुझे ब्रीफली बताइएगा, ये सफारती सतह पे हमारी इतनी कामयाबियां, जहाज का इंजन नहीं हमने 2-3 साल से ठंडा होने दिया, वजीर आजम दुनिया भर घूम फिर रहे हैं, लेकिन सर सरमायाकारी नहीं आ रही, वो हम ट्रांसलेट नहीं कर सके मौशी कामयाबी में, उसकी क्या वजह है? जी, सरमायाकारी के बारे में मेरे ख्याल में जनरल सरफराज जो SIFC के हेड थे, उन्होंने जाते हुए एक तकरीब में ये कहा था कि जब तक से आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ाएंगे, वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खींच के लाती है अपने साथ। तो अगर डोमेस्टिक हालात ही ऐसे नहीं है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट शुरू हो, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मुश्किल है। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर आप ही वाला सवाल है कि जी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही। तो उसमें मैं समझता हूँ, मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ, किसी और प्रोग्राम में आप काइंडली रख लीजिएगा। उसमें बुनियादी तौर ये है कि हमारे बैंक्स जो हैं वो कोई लंबी पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान पे, यानी वो 5 से 7 साल तक ही है, बस गाड़ी की लीसिंग शीसिंग, कोई छोटा मोटा लोन, वर्किंग कैपिटल वगैरह दे दिया, इस तरह का रनिंग फाइनेंस, वो कोई प्लांट एंड मशीनरी या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जो 20-25 साल का हराइजन है या उससे ज़्यादा, उसकी तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनसे जब बात करें तो वो बताते हैं कि जी हालात नहीं है इलाके के ठीक, और ये देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इंडिया के साथ क्या हो रहा है, इस तरह की बातें। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी पॉस्चर है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसका डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है जो हम शायद अपना नहीं रहे। और दूसरा जो गवर्नेंस का फेलियर है, यानी जो टैक्सेशन का एक नाइटमेयर है पाकिस्तान में, जिसमें 45% से ऊपर सुपर टैक्स आपने लगा दी है, तो इसमें कौन सर्वाइव कर सकता है। तो 5 साल में FBR क्यों नहीं ठीक हो सका इनसे, ये जितने भी नारे इन्होंने मारे थे, अब ये फिर वापस आ गए वहीं पर कि जी हम ताजर दोस्त ऐप के ऊपर वापस आ गए 3 साल के बाद। तो ताजर दोस्त ऐप तो इन्होंने खुद बताया था कि फेल हो गई है, यानी ये सेटअप करने अपने आप को, इन्होंने करना ही नहीं है, सीधी बात तो ये है जी।
तो अगर इन्हें नहीं करना तो फिर पाकिस्तान ने अपने उस सड़क पे ही नहीं चढ़ना जहां पर एशियन टाइगर बन सकता है। सिर्फ IMF के जो है ना तमाशे आप देखते चले जाएंगे और एक नया प्रोग्राम आ जाएगा। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।